नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी पर। आज हम व्याकरण का अध्याय 2 पढ़ेंगे। इसमें इसका भाग 1 है वर्ण विचार का, क्योंकि वर्ण विचार थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। जान लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्णों के भेद के बारे में, स्वर के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। मात्राएं, भेद, अनुनासिक, अनुस्वार, अयोगवाह, विसर्ग, री और इनके बारे में हम अच्छे से विस्तार में जानेंगे। व्यंजन में व्यंजन वर्ग, व्यंजनमाला, हलचिन्ह। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं और कल के क्वेश्चन का मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, तो वो हम जानेंगे। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। सरस्वती नमस्तुभ्यं। देखिए यहाँ भाषा। अब भाषा की शुरुआत कैसे हुई, इसका अस्तित्व कैसे आया? इसका जो अस्तित्व आया वो आया ध्वनि से। पहले साउंड आया, फिर ध्वनि से लोगों ने उसको लिखने और पढ़ने के लिए चिन्ह बनाए कुछ। तो वो जो चिन्ह हैं वही आपके अक्षर या वर्ण हैं। उसके बाद उन्हीं अक्षरों या वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखकर एक सार्थक शब्द बनाया गया। यदि बात करें शब्दों के सार्थक समूह का, तो वो आगे जाके बन गया वाक्य। और जब वाक्यों का सार्थक समूह आया तो उसकी बनी भाषा। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा के पीछे इतना सब कुछ है। ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य, तब भाषा। यदि पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ये प्रश्न केवीएस के एग्जाम में भी आया था कि भाषा की कौन सी सबसे छोटी इकाई है, तो उसमें उसका उत्तर ध्वनि था। लिखने पढ़ने में यदि पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा अक्षर या वर्ण। जो भी उसमें ऑप्शन दिया हो वो आप टिक करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। वर्ण और अक्षर, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, चाहे ये पद हो या पद का अंश हो, लेकिन फिर भी इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इनके योग से शब्द बनते हैं। योग से शब्द कैसे बनते हैं? जैसे माला है तो ये अक्षर और वर्णों के योग से बना हुआ है। अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो ये इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनको जब योग बना दें, इनको जब जोड़ दें एक साथ, तो ये इन्होंने एक शब्द बना दिया। ठीक है, इसमें भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कोई शब्द दिया होगा और फिर उसको इस तरीके से विभाजित किया होगा और पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन में अलग अलग तरीके से उसका विभाजन कर देंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें सही क्या है, सही ऑप्शन क्या है। तो यदि आपको इसका विभाजन करना आता होगा, ये आपको जानकारी होगी, तो आप उसको सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मानक का भी इसी तरीके से मैंने इसको विभाजित करके दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाषा के समस्त वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसको इंग्लिश में कहेंगे अल्फाबेट। अ से ज्ञ तक, ये हिंदी का वर्ण समूह है, यानी हिंदी की वर्णमाला है। कुल वर्णों की संख्या है 48। इसमें अतिरिक्त ये 3 है, श, त्र और ज्ञ। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कुल स्वरों की संख्या है 11 और इसमें मात्राएं, अगर हम स्वरों की बात करें कितनी मात्राएं हैं, तो वो हैं 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि स्वर 11 हैं तो मात्राएं भी 11 होंगी, लेकिन नहीं है। तो कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से हम इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, तो यह आप ध्यान रखिएगा। स्वर क्या होता है? स्वर के जो वर्ण होते हैं उनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है इनको बोलने में। मतलब गले से जब आप स्वर को बोलेंगे तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी अवरोधन नहीं आएगा। ठीक है, तो स्वर के इसमें जो भाग हैं वो हम आज अच्छे से विस्तृत तरीके से जान लेते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है और ये है।
इसको भी आपको जान लेना चाहिए, पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कब और कहाँ किस पोर्शन से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको हम हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ये मूल स्वर भी लिखा मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में आपको मैं बताऊं तो हर्ष स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स, और प्लुत उससे भी और लॉन्गर। इनमें एक मात्रा का समय लगता है और ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। आप ये समझ लीजिए, छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ और री। ठीक है, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि दुगना समय लगता है। ये हैं आपके साथ आ, ई, उ, ए, आई और ओ, औ। ये चारों इसमें आ जाएंगे। ए, आई, ओ, औ इसकी कुल संख्या है 7। ये भी प्रश्न इससे भी बन सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है या फिर हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, और मात्रा के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हर्ष स्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है। अब इसको मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें भी मात्रा से जो है प्रश्न बन सकता है कि प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है। तो ये लॉन्गर वॉवेल्स हैं, तो इसमें जो हर्ष स्वर है उससे 3 गुना समय लगता है। आपने कभी कभी ये 3 का चिन्ह इस तरीके से बना हुआ देखा होगा, जैसे हम ओम लिखते हैं तो उसमें 3 बना देते हैं, यानी कि ओ का जो उच्चारण है वो 3 गुना करना है आपको लंबा। तो ये जो है प्लुत स्वर का सांकेतिक चिन्ह है। इसके लिए और तो कोई स्पेशली कोई सिंबल है नहीं, इसके लिए ये 3 जो है हिंदी वाला बना दिया जाता है। इसमें इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे जोर से कोई रोता है या आपने दूर से किसी को जोर से पुकारा, तब आप उसको खींचकर शब्द को बोलेंगे और तेजी से चिल्लाएंगे, तो वहां पर प्लुत स्वर काम करेगा। गाना जब गाते हैं तो वहां पर भी प्लुत स्वर काम करता है। तो इन जगहों पर इसके उच्चारण का प्रयोग होता है, अन्यथा यही जो 2 स्वर हैं उन्हीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, जिससे कि आप इन सब चीजों को जो इम्पोर्टेंट मैं बताती जा रही हूँ उसको आप नोट करते जाएं। अब बात करते हैं हम अनुनासिक और अनुस्वार की। ये जो चंद्र बिंदी होती है ये होती है अनुनासिक का चिन्ह, और अनुस्वार में केवल एक बिंदु लगाई जाती है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक का उच्चारण स्थान है मुख और नाक। इसमें दोनों मुख और नाक से उच्चारण होता है। और अनुस्वार केवल नाक से, इसमें केवल नाक से जोर से हवा निकलेगी। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कुआं, कुआं, तो इसमें मुख से भी आवाज आ रही है और नाक से भी हवा आ रही है, कुआं। ठीक है, और इसका उदाहरण आप देख लीजिए अनुस्वार का कंठ, चंचल, तो इसमें केवल नाक से जोर से हवा निकलेगी। ये जो है देखिए यहाँ ये उदाहरण है वो अनुनासिक का है, लेकिन इस पर केवल एक बिंदु लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि ये इकारांत है। इकारांत, इकारांत मतलब बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से न लिखकर एक इसमें अनुस्वार लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा सही है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि इस तरह का शब्द जो है ऑप्शन में आता है और पूछा जाता है कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है, तो ये आपका अनुनासिक है, ना कि अनुस्वार है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? आफ्टर साउंड्स, यानी कि स्वर और व्यंजन इन दोनों के बाद जो है इसका साउंड आता है। अगर आप व्यंजन पर लगा दें, स्वर पर लगा दें, तो साउंड ये बाद में करेंगे, आफ्टर साउंड्स हैं। इनका जो मेल है ना तो स्वर के साथ है ना ही व्यंजन के, ना स्वर के साथ ना ही व्यंजन के साथ। ये दोनों एकदम अलग ही रखे जाते हैं। अयोगवाह के अंदर अंग और आहा ये केवल 2 ही हैं। ठीक, इनकी संख्या केवल 2 ही है। याद रखिएगा ये दोनों अयोगवाह हैं, क्योंकि इनका स्वर और व्यंजन दोनों के साथ योग नहीं बनता है। बात कर लेते हैं विसर्ग की। यहाँ पर भी काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। विसर्जन इसका एक झटके में होता है, और इसको मैंने यहाँ अनुस्वार से क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये भी अनुस्वार की तरह ही
होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसका विसर्जन एक झटके में होता है और इसका उच्चारण होता है ह की तरह, ह से हल, ह की तरह इसका उच्चारण करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, ज्यादह और ज्यादह, छ और छ, इसमें ह लगाया, इसमें विसर्ग लगाया। तो क्या इस ज्यादह को इस तरीके से विसर्ग लगाकर लिखा जा सकता है? अब इसमें से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो ये जो है इस वाले ज्यादा को इस वाले ज्यादा की तरह नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इस छ को इस छ की तरह नहीं लिखा जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ह की आवाज आ रही है तो उसमें विसर्ग लगा दिया। अगर ह की आवाज आ रही है और ह वाला शब्द है तो उसमें ह ही लगाइए। और विसर्ग का वैसे भी संस्कृत में ज्यादातर प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं री के बारे में। इससे भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं इसको भी आज क्लियर कर देती हूँ। यह स्वर संस्कृत से ज्यों का त्यों लाए जाते हैं। ये जो स्वर है, इसके जो शब्द बनते हैं वो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम बात करें कृपा, जो कृपा है ये संस्कृत का शब्द है और इसको ज्यों का त्यों हिंदी में रख दिया गया है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जितने भी शब्द जिनमें री लगा होगा, जैसे गृह, तो वो क्या होंगे, आपके तत्सम होंगे। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जिसमें भी री लगा आएगा शब्द में वो आपका तत्सम है, तद्भव नहीं है, ठीक है। उच्चारण री का हिंदी में री होता है। इसका जो मूल उच्चारण है वो असल में री नहीं है। इसका जो मूल उच्चारण है उसको तो भुला दिया गया है, उसका प्रयोग नहीं होता है। और गुजराती मराठी में इसको रू की तरह, जैसे हमने अगर यहाँ लिखा ऋषि, ठीक है, तो अगर गुजराती और मराठी में इसको पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऋषि। हमारे यहाँ इसको ऋषि पढ़ा जाएगा और गुजराती मराठी में इसको ऋषि पढ़ा जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा आप कि री वाले जितने भी शब्द होंगे वो संस्कृत से लिए जाते हैं डायरेक्ट, और वो तत्सम होते हैं सभी। उच्चारण इसका री होता है और ये स्वर है, मैंने आपको बताया था हर्ष स्वर में ही ये आया हुआ है, चारों में से एक ये भी है। अब बात करते हैं ओ की। इसमें भी बड़ी समस्या रहती है, क्या है ये, कैसे है, कहाँ से आया है। तो ये जो ध्वनि होती है वो आ और ओ के बीच की होती है। ओ स्टार्ट होते ही इसको थोड़ा सा दबा दिया जाता है, एकदम से खींचा नहीं जाता है। ओ, जैसे यहाँ आप पढ़िए इसको, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस। ऐसा नहीं है कि इसको ऑफिस ऑफिस बोला जा रहा हो या ऑफिस बोला जा रहा हो। अगर आप इसको ऑफिस बोलेंगे तो भी ये गलत है और इसको ऑफिस बोलेंगे तो भी ये गलत है। इसको ऑफिस, डॉक्टर। तो इस तरीके से ये जो है ये स्वर ही है, इसको स्वर की तरह ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि उसमें इसकी अभी गिनती नहीं हो रही है, लेकिन इसको स्वर में ही रखा जाता है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पिछली वीडियो में, गुजराती मराठी भाषाओं की लिपि क्या है। गुजराती और मराठी इन दोनों भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी की भी देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, और गुजराती मराठी इन दोनों भाषाओं की भी लिपि जो है देवनागरी है। आज मैंने आपके लिए फिर 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिनका आंसर आप ढूंढेंगे, और इनका आंसर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी बाद में। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। देखिए यहाँ मैं जो ये क्वेश्चंस रखती हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इनको देखिएगा आंसर इनका निकालने का, ठीक है। तो जब आप आंसर ढूंढेंगे तो ये आपको और अच्छे से याद रहेगा। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं। व्यंजन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए अब व्यंजन को मैं अलग से दूसरे लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो आते ही।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।